आज हम संसद के अन्य कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 4 कार्यों का उल्लेख इसमें हमने आपको बताया कि विधि निर्माण का कार्य, वित्तीय शक्तियाँ या धन विधेयक पारित करना, संविधान संशोधन का कार्य और कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। इसके अलावा और महत्वपूर्ण काम है, जो 5वां महत्वपूर्ण काम है वह है निर्वाचन का कार्य। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। निर्वाचन संबंधी शक्तियों हम समझेंगे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी निभाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि मैंने भागीदारी शब्द इसलिए प्रयोग में किया क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। अकेली संसद के सदस्य नहीं करते हैं, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन मिलकर करते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के साथ विधानसभाओं और राज्य की केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भागीदारी करते हैं या उनका चुनाव करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के सभी सदस्य करते हैं, जिसमें मनोनीत सदस्य भी होते हैं और निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अलावा लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का लोकसभा, और राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है। राज्यसभा उपसभापति का निर्वाचन करती है, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है जिसकी नियुक्ति भी संसद करती है, लेकिन इसके अलावा उपसभापति का निर्वाचन भी करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसद के सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष और राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन या चुनाव करती है। तो ये निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्राप्त है। इसके अलावा है महाभियोग संबंधी शक्तियाँ। महाभियोग, अब महाभियोग जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। इम्पीचमेंट संविधान में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को संसद एक विशेष प्रक्रिया से हटाती है, उसे महाभियोग कहते हैं। उन्हें सुने, संसद में यानी संविधान में उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारियों को संसद एक विशेष प्रक्रिया से हटाती है, जिसको महाभियोग कहते हैं। अब ये जो महाभियोग का काम है, महाभियोग के आधार पर संसद किन किन को हटाती है, हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को। मुख्य न्यायाधीश को हटाती है और अन्य न्यायाधीशों को भी हटाती है। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इत्यादि को, भारत के कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल को
संसद महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाती है। तो ये संसद के कार्य हो गए। हमने संसद को 6 कार्य पढ़ लिए। अब हम संसद के कार्यों पर थोड़ा प्रतिबंध लगा देते हैं, क्योंकि पीछे प्रश्न दे रखा है, क्या भारत की संसद ब्रिटेन की संसद की तरह संप्रभु है? तो इसका आंसर ये होगा कि भारत की संसद ब्रिटेन की संसद की तरह संप्रभु नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन की संसद के ऊपर कोई नियंत्रण है, क्योंकि वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है। इसलिए वहाँ के ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा गया है कि ब्रिटेन की संसद केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। लेकिन भारत में संसद कानून निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च है। संसद कानून निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च है। सर्वोच्च है, किंतु संप्रभु नहीं है। संप्रभु नहीं है। सर्वोच्च इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया भारतीय संघ की कानून निर्माण की शक्ति अनन्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में है। भारतीय संघ की जो कानून निर्माण की शक्ति अनन्य रूप से संसद में निहित है। किसमें निहित है? संसद में। लेकिन संसद के कानून निर्माण के कार्यों पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगाया है। सबसे पहला, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि संसद मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून नहीं बना सकती। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। अगर कोई ऐसा कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसको अवैध, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के माध्यम से ऐसे कानूनों को निरस्त कर देती है। इसलिए पहला प्रतिबंध तो ये हो गया कि संसद को कानून निर्माण के क्षेत्र में अनन्य शक्तियाँ प्राप्त है, किंतु संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। यदि संसद कोई ऐसे कानून बनाती जिनसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर देती है। दूसरा प्रतिबंध यह है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान अल्पसंख्यक विशेषकर से मुसलमानों को सामाजिक या और जिसको बोलेंगे धार्मिक सामाजिक को हटा सकते हैं, धार्मिक व पारिवारिक कि भारत का संविधान यह अधिकार देता है मुसलमानों को कि संसद मुसलमानों के धार्मिक और पारिवारिक जीवन से संबंधित आपको पता है कानून नहीं बनाएगी, और इसके लिए उनके अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड होते हैं। अलग से क्या होते हैं? पर्सनल लॉ बोर्ड। तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड उनके लिए कानून बनाते हैं। इस प्रकार ये 2 प्रतिबंध संसद के कार्यों पर लगाए गए हैं। इन मुसलमानों के धार्मिक और निजी जीवन में यानी पारिवारिक मामलों से संबंधित नियम नहीं बनाएगी संसद, ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है। तो ये संसद के कार्यों पर प्रतिबंध है। अब आगे हम चलते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया पर। हमने संसद के कार्य कंप्लीट कर लिए, अब हम विधि निर्माण की प्रक्रिया पर चलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया नहीं था। यहाँ से बनता है प्रश्न
कि संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। और ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया है, 2019 में पूछा गया है, 6 नंबर का अथवा का प्रश्न है कि संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, 6 नंबर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो विधेयक, विधेयक किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं विधेयक किसे कहते हैं, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं विधेयक की। विधेयक, विधेयक को इंग्लिश में बोलते हैं बिल। पहली बात तो ये समझो, विधेयक को क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। अब विधेयक कहते किसको हैं, तो कानून बनाने के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहते हैं, या विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव जो सदन में प्रस्तुत, संसद के सदन में प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव जो सदन में प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं, पहली बात। अब हम बात करते हैं विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। विधेयक के प्रकार, विधेयक सदन में प्रस्तुतिकरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और दूसरा होता है गैर सरकारी, गैर सरकारी विधेयक। यानी सदन में प्रस्तुतिकरण के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। अब प्रश्न ये उठता है सरकारी विधेयक किसे कहते हैं। सरकारी विधेयक जब किसी मंत्री के द्वारा या मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका के सदस्य द्वारा, तो शॉर्टकट में बोलेंगे जब किसी मंत्री द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है सदन में, तो उसको बोलते हैं सरकारी विधेयक। और दूसरा है गैर सरकारी। अब गैर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं, जब मंत्रियों को छोड़कर, मंत्रियों के अलावा, यानी मंत्रियों को छोड़ दो, संसद के सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको बोलेंगे गैर सरकारी। यानी सीधा सा है, अगर मंत्री के द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसको बोलेंगे सरकारी, और अगर मंत्री को छोड़कर किसी भी संसद के सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसको बोलेंगे गैर सरकारी। तो विधेयक किसे कहते हैं, कानून निर्माण संबंधी जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाता है उसको बोलते हैं विधेयक। विधेयक प्रस्तुतिकरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। प्रस्तुतिकरण के आधार पर, प्रस्तुतिकरण के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा विधेयक कॉमन, सामान्यतः विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रस्तुतिकरण के आधार पर ना पूछ ले जाए और प्रश्न केवल ये पूछा जाए कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो विधेयक होते हैं 3 प्रकार के। साधारण विधेयक, इसको सामान्य विधेयक बोलेंगे। दूसरा है धन विधेयक या वित्त विधेयक बोल सकते हैं। और तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक। अब हमेशा ये धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक सरकारी विधेयक ही होते हैं।
सामान्य विधेयक भी हो सकता है सरकारी, लेकिन सामान्य विधेयक गैर सरकारी भी हो सकता है। सामान्य विधेयक गैर सरकारी भी हो सकता है, यानी सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक हमेशा वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। और यानी संविधान संशोधन विधेयक भी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। महत्वपूर्ण हो तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त, ज़्यादातर कोई भी मंत्री, खुद प्रधानमंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है। तो ये हमने विधेयक पढ़े कि विधेयक किसे कहते हैं, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। और विधेयक हमने दो आधार पर बांटा है विधेयक को, प्रस्तुतिकरण के आधार पर। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। अन्यथा सामान्यतः विधेयक तीन प्रकार के होते हैं, सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक, और धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब एक बात और हम पढ़ लेते हैं विधेयक। देखो, विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, सामान्य विधेयक। तो विधेयक सर्वप्रथम, मान लीजिए हम बात करते हैं विधेयक। विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। इन दोनों से पास होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। राष्ट्रपति का अनुमोदन, अनुमोदन बोल लो, हस्ताक्षर बोल लो, अनुमोदन। अनुमोदन के बाद वे अधिनियम का रूप धारण कर लेता है, अधिनियम। और अधिनियम को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्ट, या हिंदी में कानून बोल देते हैं। तो कोई भी विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति से अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। तो ये भी आपको एक प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे कि ये विधेयक यानी कानून का रूप किस प्रकार से लेते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने के लिए आपको पता है कि किसी भी सदन में जाए विधेयक तो इसके तीन वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। तीसरा वाचन यानी ये वाचन हो गए। कॉमन प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं आपको कि किसी भी विधेयक को जब किसी भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके तीन वाचन, तीन चरणों से उसको गुजरना पड़ता है प्रत्येक सदन में। तो मान लीजिए किसी पहले सदन में जो विधेयक जाएगा उसको पहले सदन बोलेंगे। मान लीजिए लोकसभा में गया तो लोकसभा से इन तीनों चरणों से गुजरना पड़ेगा। तीनों चरणों से जब पास हो जाएगा तो फिर वो दूसरे सदन में जाएगा। तो दूसरे सदन में यानी जब बाद में जाएगा तो दूसरे सदन में भी उस विधेयक को तीनों चरणों से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है। तो हम तीनों चरणों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये अब मैंने आपको पहले बता दिया, इसके बारे में दोबारा से अवलोकन कर लेते हैं कि कानून बनाने के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहते हैं। ये विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। विधेयक बोलेंगे यदि विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा, मैंने मंत्री बताया था डायरेक्ट आपको, सदन में रखा जाता तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। जबकि साधारण सदस्य द्वारा रखा जाए, साधारण सदस्य को संसद के द्वारा, विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। विधेयक की पारित होने के लिए संसद में अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, वो प्रक्रिया मैंने आपको बताई। और विधेयक के प्रत्येक सदन में तीन वाचन होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम पर्टिकुलर रूप से यहाँ तक गुजरना पड़ता है, यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे, मैंने कॉमन आपको बता दिया तीन वाचन। अब हम सबसे पहले वाचन की बात करेंगे, प्रथम वाचन। प्रथम वाचन, प्रथम वाचन को कॉमन शब्दों में समझेंगे, विधेयक का प्रस्तुतिकरण करना। विधेयक का प्रस्तुतिकरण, समझ में आ गया। अब इसको कैसे समझेंगे, समझे। प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि मान लीजिए कोई विधेयक, कोई सांसद या मंत्री विधेयक को प्रस्तुत करना चाहता है, तो वे जिस सदन में प्रस्तुत करता है उसके पीठासीन अधिकारी की अनुमति से, आपको होता है अनुमति लेकर, आपको होता है घर से पहले से मानस बनाकर आता है और अनुमति लेता है। पहले से मानस बनाकर आता है तो अपने साथ विधेयक का शीर्षक लिख कर लाता है और उसके क्या क्या प्रावधान है और उसकी आवश्यकता क्यों है,
तो आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है तो प्रिंटेड करके लाता है पहले से। फिर बाद में अनुमति भी दोबारा अनुमति लेता है, या अनुमति लेने के बाद जब अनुमति मिल जाती है पीठासीन अधिकारी की, तो वे जो विधेयक का प्रस्तुत करता है वे उस विधेयक का शीर्षक पढ़कर सुनाता है, उस विधेयक की आवश्यकता क्या है, उससे क्या क्या प्रावधान होंगे, और उसकी एक फ़ोटो प्रतिलिपि सबको वितरित कर दी जाती है सांसदों को। उसके बाद जब वे पूरा पढ़कर बता देता है तो वे जो प्रस्तुतकर्ता होता है सांसद, वे विधेयक के प्रस्तुतिकरण की अनुमति मांगता है। यदि प्रतीकात्मक रूप से यस करके या हाथ ऊपर करके यदि बहुमत से सांसद उसके पक्ष में समर्थन करते हैं तो विधेयक का प्रथम वाचन पूरा हो जाता है और विधेयक को प्रस्तुत मान लिया जाता है, और विधेयक को उस सदन के सरकारी गजट में प्रकाशित करने की अनुमति पीठासीन अधिकारी दे देता है और दूसरे वाचन की तिथि निर्धारित कर देता है। तो कुल मिला के ये बात है कि प्रथम वाचन में विधेयक का प्रस्तुतकर्ता विधेयक को यानी सदन में प्रस्तुत करता है, यानी प्रस्तुतिकरण की ये प्रक्रिया है, ये प्रथम वाचन कहलाती है, ये कॉमन प्रक्रिया है। इसमें दे रखा है कि विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। पहले वाचन की बात करें, नियत समय पर सदन से संबंधित सदस्य खड़े होकर प्रस्ताव करता है कि विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए। आमतौर पर अनुमति दे दी जाती है और इस सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति उसका प्रथम वाचन कहलाता है। अब प्रथम वाचन समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे दूसरे वाचन की। कौन से वाचन की बात करेंगे? दूसरा वाचन। तो किसी भी विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण चरण है दूसरा वाचन। दूसरे वाचन में आपको पता है विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार विमर्श होता है। यदि कोई पुराना विधेयक है तो उस पर सदन के सदस्य खुद विचार विमर्श करते हैं, और ये कोई नया विधेयक है तो उसमें तकनीकी समस्या आती है, इसलिए उसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। प्रवर समिति, अब प्रवर समिति संयुक्त भी हो सकती है, दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है ताकि जब दूसरे सदन में जाए तो अलग से समिति को नहीं सौंपना पड़े। तो समिति में चूंकि कार्यकाल के आधार पर वरिष्ठ सांसद सदस्य होते हैं तो उन तकनीकी खामियों को जानते हैं विधेयक की, इसलिए वे निश्चित समय मांगते हैं सदन से, और उस पर सदन से समय मांगने के बाद उस पर विचार विमर्श करते हैं, और विचार विमर्श करने के पश्चात निश्चित समय बाद एक प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत करते हैं। फिर उस प्रतिवेदन पर, यानी कोई पुराना विधेयक है तो सदन उस पर विचार विमर्श करता है दूसरे वाचन में, और विचार विमर्श करने के बाद आपको पता है उस पर मतदान करवाता है, और यदि मतदान में विधेयक के पक्ष में मतदान रहता है तो विधेयक का दूसरा चरण पूरा हो जाता है और तीसरे चरण में विधेयक चला जाता है। लेकिन कोई नया विधेयक है तो दूसरे वाचन में उस पर विचार विमर्श कर ना करके डायरेक्ट उसे संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। संयुक्त प्रवर समिति उस पर विचार विमर्श करके अपना प्रतिवेदन या अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है। फिर उस प्रतिवेदन पर सदन में विचार विमर्श होता है और विचार विमर्श के बाद मतदान होता है। यदि मतदान विधेयक के पक्ष में रहता है तो दूसरा वाचन कंप्लीट हो जाता है। तो किसी भी विधेयक का जो आगे बढ़ने का रास्ता है वह दूसरे वाचन से शुरू होता है मुख्य तौर से, क्योंकि दूसरे वाचन में यदि मतदान उसके पक्ष में नहीं रहता तो वह विधेयक वहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। इसलिए द्वितीय वाचन किसी भी विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक अवस्था होती है। सामान्यतः इस अवस्था में विधेयक पर प्रवर समिति गठित किया जाता है जो विधेयकों पर बारीकी से विचार करता है, प्रत्येक धारा पर चर्चा करती है। निर्धारित अवधि में समिति अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती है। इस प्रतिवेदन पर सदन में बहस विचार विमर्श होती है, उसके बाद मतदान होता है। यदि पूरी प्रक्रिया विधेयक का दूसरा वाचन कहलाएगा और इसके बाद यदि मतदान में पास हो जाता है तो दूसरा वाचन कंप्लीट हो जाता है और तीसरा वाचन प्रारंभ हो जाता है। अब तीसरा वाचन भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरे वाचन में केवल भाषा संबंधी विधेयक की अशुद्धियों को दूर किया जाता है और पुनः मतदान होता है। चूँकि दूसरे वाचन में मतदान विधेयक के पक्ष में रहता है, इसलिए अमूमन तीसरे वाचन में भाषा संबंधी अशुद्धि के कारण
मतदान विफल नहीं रहेगा, इसलिए मतदान उसके पक्ष में ही रहता है और ये एक विधेयक से पारित हो जाता है। इसके पश्चात विधेयक में आवश्यक शाब्दिक और औपचारिक संशोधन कर दिए जाते हैं। इसको तीसरा वाचन कहते हैं। मतदान हो जाता है, इसलिए एक सदन से इसको पारित मान लिया जाता है। फिर वे दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक को इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दूसरे सदन में विधेयक पेश किया जाता है, वहाँ भी उनको तीनों वाचनों से गुजरना पड़ता है और तीनों वाचनों वहाँ भी पूरे हो जाते हैं तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद आपको पता है कि वे अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। यहाँ तक हम आज देखेंगे, बाकी का कल।